Yes, read the first question. The velocity of sound in air is, velocity of sound दिया है v equal to 320 मीटर पर सेकंड. The pipe is shown in the figure cannot vibrate with a sound of frequency. देखिए ये पाइप है क्लोज्ड एट वन एंड, क्लोज्ड एट वन एंड ऐसे पाइप मुझे दिख रहा है जिसका लेंथ दिया है उसने 1 मीटर. ओके, और उसका वेलोसिटी ऑफ साउंड भी दिया है. अगर पाइप क्लोज एट वन एंड होगा तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे n इक्वल टू वी बाय 4L. ओके, अब देखिए इसका फ्रीक्वेंसी मुझे निकालना है, v बाय 4L. उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन सा फ्रीक्वेंसी, इसमें से कौन सी फ्रीक्वेंसी को वो वाइब्रेट नहीं होगा, कैन नॉट वाइब्रेट विद अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी. कौन से फ्रीक्वेंसी पे ये पाइप वाइब्रेट नहीं होगा. मतलब यहाँ पे हमने कुछ तो ट्यूनिंग फोर्क पकड़ा होगा, इस ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी आएगा. ओके, और इसमें से कौन से फ्रीक्वेंसी को हमें वहाँ पे वाइब्रेशन ऑफ साउंड या फिर मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड नहीं मिलेगा. अब देखिए मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. नहीं मिलेगा, कैन नॉट वाइब्रेट पूछ रहा है. ओके, सो n इक्वल टू वी बाय 4L. वी कितना है, v इज 320, 4L इज 1, सो इट इज 80 हर्ट्स. मतलब मुझे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिल गया 80 हर्ट्स. ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, मतलब पहला वाइब्रेशन इस फ्रीक्वेंसी पे होगा. अब ये क्लोज एट वन एंड है, मतलब इसके फ्रीक्वेंसीज कैसे रहते हैं, n, 3n, 5n, 7n, 9n एंड ऑनवर्ड्स. अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, मतलब पहला वाइब्रेशन मुझे मिलेगा 80 हर्ट्ज पे. ओके, दूसरा मिलेगा दिस 3n ना, 3n मुझे करना पड़ेगा 3 इंटू 80, सो इट इज इक्वल टू 240 हर्ट्ज आएगा. मतलब सेकंड वाला वाइब्रेशन मुझे मिलेगा 240 हर्ट्ज पे. ओके, अब 5n, नेक्स्ट वन इज 5n. देखिए मुझे वाइब्रेशन कहाँ कहाँ पे मिल रहा है, 80 पे वाइब्रेट होगा पाइप, 240 पे भी वाइब्रेट होगा. 5n, सो इट इज़ 5 इंटू 80, सो इट इज़ 400 हर्ट्ज. आगे का वाइब्रेशन मुझे 400 हर्ट्ज पे मिलेगा. ओके, अब देखिए मुझे जो सीक्वेंस मिल रहा है, 80 मिल गया, 240 मिल गया एंड 400 मिल गया. अब देखिए यहाँ पे 320 नहीं मिल रहा है, 320 यहाँ पे 320 आया नहीं है, मतलब 320 पे मुझे वाइब्रेशन नहीं मिलेगा. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. कहाँ पे वाइब्रेशन नहीं मिलेगा ये मुझे फाइंड आउट करना था. सो 320 फ्रीक्वेंसी पे मुझे वाइब्रेशन यहाँ पे नहीं मिलेगा. ऑप्शन सी इज करेक्ट. रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ वेव रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन. इक्वेशन दिया है वेव का, इट इज y इक्वल टू a cos kx minus omega t superposed with another wave to form a stationary wave such that the point x equal to 0 is a node. X equal to 0 is a node. The equation of other wave is, means what is saying, एक वेव गया है इस दिशा में, वेव गया है लाइक दिस, और यहाँ पे वेव का रिफ्लेक्शन हुआ है और अभी वापस आके उसने एक स्टेशनरी वेव फॉर्म कर दिया है. मीन्स एट दिस पोजीशन जब x इक्वल टू 0 है. ओके, अब देखिए हमने जो कंसेप्ट अब तक देखा था तो उसके हिसाब से ये वेव होना चाहिए y इक्वल टू a cos के एक्स प्लस ओमेगा टी ना. ये दोनों वेव ने क्या किया है, स्टेशनरी वेव फॉर्म किया है. दोनों ने मिला के स्टेशनरी वेव फॉर्म किया है.
स्टेशनरी वेव का अगर आपको डेफिनेशन याद होगा तो देखिए हमने देखा था कि दो आइडेंटिकल वेव्स रहते, सब पैरामीटर उनके सेम रहते, सिर्फ दोनों का डायरेक्शन अपोजिट रहता है। सो y इक्वल टू ए कॉस के एक्स प्लस ओमेगा टी, इस वेव के साथ इसका सुपरपोजिशन हो गया तो स्टेशनरी वेव तैयार हो जाएगा। पर अब यहाँ पे उसने क्या बोला है, x इक्वल टू 0 है, मतलब इस पोजीशन पे, मतलब वेव क्या हुआ है, रिवर्स हुआ है, मतलब उसका फेज देखिए 180 डिग्री से चेंज हुआ है। मतलब ये वेव आएगा कुछ इस तरीके से, y इक्वल टू ए कॉस के एक्स प्लस ओमेगा टी, और चेंज इन फेज हो गया, यहाँ पे चेंज इन फेज भी हो गया, और चेंज इन फेज कितना हुआ है, पाई। वेव रिफ्लेक्ट होके वापस आया है, मतलब उसका फेज चेंज हुआ है बाय द पाई। अब देखिए y इक्वल टू, अगर यहाँ पे पाई होगा तो इधर आएगा माइनस ए कॉस ऑफ के एक्स प्लस ओमेगा टी। ओके, तो इस वेव के साथ इस वेव का सुपरपोजिशन हो गया तो स्टेशनरी वेव तैयार होगा, और x इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। सो y इक्वल टू माइनस ए कॉस के एक्स प्लस ओमेगा टी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। Read the next. Three waves of equal frequency having amplitudes 10 mm, 4 mm and 7 mm arrive at a point with successive phase difference of pi by 2. The amplitude of the resulting wave in the mm is given by. देखिए क्या बोल रहा है वो, तीन वेव्स है, ओके, और एक ही पॉइंट पे अराइव हो रहे हैं। फर्स्ट वाला है ये वेव, समझिए इस दिशा में यहाँ पे अराइव हुआ है 10 mm, उसका एम्पलीट्यूड है। अब देखिए दूसरा वाला है 4 mm, तीसरा वाला है 7 mm, और हर एक का दूसरे के साथ फेज है पाई बाय 2, मतलब 90 डिग्री। अब देखिए ये 10 mm अगर इस डायरेक्शन में होगा तो 4 mm को इस डायरेक्शन में होना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों के बीच में फेज कितना है बोल रहा है वो, पाई बाय 2। ओके, अब उसके बाद में 7 mm है, 7 mm एंड 4 mm का भी फेज है वापस पाई बाय 2, मतलब 10 mm का एंड 4 mm का फेज कितना है, पाई बाय 2। 4 mm का एंड 7 mm का फेज है वापस से पाई बाय 2, ऐसा क्वेश्चन में बोला है उसने। ओके, देन एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेव, तो ये तीनों का रिजल्टेंट जो है वो एम्पलीट्यूड हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। उसने क्या बोला है, विथ सक्सेसिव फेज डिफरेंस ऑफ, सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, मतलब इसका इसके साथ पाई बाय 2, इसका इसके साथ पाई बाय 2, इसको बोला जाता है सक्सेसिव फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2। ओके, नाउ यहाँ पे 90 डिग्री बन गया है, मतलब पाई बाय 2, यहाँ पे भी 90 डिग्री बन गया है। अब यहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना है, अब देखिए यहाँ पे अगर आपने देखा तो सीधे सीधे आपको यहाँ पे इसका रिजल्टेंट मिल जाएगा। ये 10 mm एंड 7 mm अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब इसका रिजल्टेंट आएगा यहाँ पे 3 mm। ओके, एंड ये 4 mm अकेला ही है अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब वो एज इट इज रहेगा 4 mm। तो ये दोनों का रिजल्टेंट मुझे अब फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये दोनों का रिजल्टेंट मुझे फाइंड आउट करना है। अब देखिए हमने ये कंसेप्ट स्केलर एंड वेक्टर में देखा था कि रिजल्टेंट किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, आर इक्वल टू अंडर रूट फर्स्ट वाला एम्पलीट्यूड स्क्वायर प्लस सेकंड वाला एम्पलीट्यूड स्क्वायर, सो इट इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, so it is 9 plus 16, so it is under root 25, so resultant it is 5 mm, रिजल्टेंट कितना आएगा 5 mm, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए यहाँ हुआ क्या है, इस 7 mm को हमने कैंसिल किया है 10 mm के साथ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो बचा कितना, सिर्फ दोनों का मिला के 3 mm बच गया, और कौन सी दिशा में, इस दिशा में बच गया। 4 mm अकेला ही है, वो एज इट इज रहेगा 4 mm। अब दोनों का रिजल्टेंट हमें निकालना है,
ओके, अब देखिए रिजल्टेंट का अगर फॉर्मूला आपको याद होगा तो आर इक्वल टू क्या रहता है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ थीटा ना। अब देखिए 4 mm एंड 3 mm के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। फिर कॉस 90 कितना हो जाएगा, ज़ीरो। कॉस 90 जीरो हो जाएगा। फिर कॉस 90 जीरो हो गया तो ये पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा ना। फिर फॉर्मूला क्या रहेगा, आर इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। वही किया है मैंने, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, क्योंकि एंगल यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री है। नेक्स्ट, टू स्ट्रिंग्स ऑफ कॉपर आर स्ट्रेच्ड टू द सेम टेंशन। मीन्स टेंशन कैसा है यहाँ पे, कांस्टेंट है। इफ देयर क्रॉस सेक्शन एरिया आर इन द रेशो, क्रॉस सेक्शन एरिया का रेशियो है 1:4, देन द रिस्पेक्टिव वेव वेलोसिटीज विल बी, वेव वेलोसिटी का रेशियो हमें फाइंड आउट यहाँ पे करना है। नाउ देखिए, वी नो इस v इक्वल टू अंडर रूट t/m। नाउ टू स्ट्रिंग्स ऑफ कॉपर, मतलब मटेरियल दोनों का सेम है एंड दोनों का टेंशन भी सेम है। अब देखिए, पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हुआ, देखिए लीनियर डेंसिटी, ये स्मॉल m जो है लीनियर डेंसिटी रहता है। अब लीनियर डेंसिटी कब कांस्टेंट होगा, जब मटेरियल सेम होगा एंड एरिया सेम होगा, तब लीनियर डेंसिटी हो जाएगा कांस्टेंट। पर यहाँ पे देखिए मटेरियल सेम है, कॉपर मटेरियल है, बट एरिया इज नॉट कांस्टेंट, मतलब स्मॉल m यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। और उसने सीधे सीधे बोला है कि टेंशन कैसा है, कांस्टेंट है। ओके, सो यहाँ पे मुझे रिलेशन मिल जाएगा v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m। अब देखिए a मेंशन किया है उसने और वेलोसिटी का रिलेशन मुझे फाइंड आउट करना है। तो ये स्मॉल m जो रहता है, इट इज मास पर यूनिट लेंथ, मास एज इट इज, या फिर मास को हम वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिखेंगे, लेंथ एज इट इज, वॉल्यूम मीन्स एरिया इंटू लेंथ, डेंसिटी एज इट इज, लेंथ लेंथ कैंसल, सो ये स्मॉल m आ जाएगा एरिया इंटू डेंसिटी। ओके, सो उस हिसाब से ही हो जाएगा v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√a इंटू रो। अब देखिए सेम मटेरियल है तो डेंसिटी वापस कांस्टेंट हो गया ना, मटेरियल सेम है मतलब डेंसिटी कांस्टेंट हो गया। सो बचा क्या, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट a। अब मुझे निकालना क्या है, वेलोसिटी का रेशियो मुझे निकालना है v1/v2। सो दिस v1/v2 इक्वल टू अंडर रूट a2/a1। अब ये a2 कितना है, a2/a1 कितना है, 4:1। सो आंसर आएगा 2:1। v1/v2 इज 2:1। Take the screenshot. This is the next question. It is in Melde's experiment. In Melde's experiment, 16 kg mass is hanged with wire and tuning fork is vibrated with its prong parallel to the wire. पैरेलल का कंडीशन यहाँ पे उसने मेंशन किया है।
वायर वाइब्रेट्स विथ 2 लूप्स, मतलब मास दिया है 16 kg and number of loops are 2. When unknown mass is hanged with wire and tuning fork is vibrated in perpendicular position. यहाँ पे कौन सा पोजीशन दिया है फर्स्ट केस में? पैरेलल पोजीशन दिया है. ओके, केस 2 में पोजीशन उसने बोला है परपेंडिकुलर पोजीशन. देन नंबर ऑफ लूप्स आर, परपेंडिकुलर पोजीशन में लूप्स कितने हैं? इट इज 8 लूप्स. ओके, तो उस केस में मास कितना हो? नाउ अब देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर पोजीशन का मास हमें फाइंड आउट करना है. अगर आपको याद होगा तो पैरेलल एंड परपेंडिकुलर पोजीशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था इन केस ऑफ द मेल्डेज एक्सपेरिमेंट. ओके, देखिए ये जो परपेंडिकुलर पोजीशन में रहता है ना, दिस कैपिटल एन इक्वल टू पी बाय 2l अंडर रूट टी बाय एम, परपेंडिकुलर पोजीशन में. एंड पैरेलल पोजीशन में जो रहता है यहाँ पे रिलेशन, ये रहता है कुछ इस तरीके से, n इक्वल टू 2n p बाय l अंडर रूट टी बाय एम. ये पैरेलल पोजीशन में रहेगा, ये परपेंडिकुलर पोजीशन में रहेगा. ओके, नाउ ट्यूनिंग फोर्क, देखिए क्वेश्चन देखिए, इन मेल्डेज एक्सपेरिमेंट 16 kg मास is hanged with wire and tuning fork is vibrated with prong parallel to the wire. पैरेलल केस में पहले बार पकड़ा गया है. ओके, वहाँ पे 2 लूप्स मुझे मिले. केस 2 में हमने मास चेंज किया है, ट्यूनिंग फोर्क वही है, मतलब फ्रीक्वेंसी तो वही होगा. तो अभी आपको क्या करना है इस केस में, ये दोनों फॉर्मूला को आपको सॉल्व करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी सेम कंसिडर करके. अब ये फ्रीक्वेंसी अगर आपने सेम कंसिडर किया, अकॉर्डिंगली आपको इस केस में मास आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा. अब देखिए ये जो मास होता है ना, यहाँ पे हमने जो मास सस्पेंड किया है वो मास हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. 16 kg हैंग किया है हमने मास केस 1 में. ओके, केस 2 का मास मुझे फाइंड आउट करना है. मैं इसको m1 बोलता हूँ, m2 बोलता हूँ. तो डेफिनेटली ये जो मास होगा ये किसके साथ होगा? t इक्वल टू mg. इसको हम कैपिटल M बोलेंगे क्योंकि स्मॉल m हमने लीनियर डेंसिटी के लिए यूज किया है. सो मुझे t इक्वल टू mg, दिस n इक्वल टू n p बाय 2l अंडर रूट दिस mg बाय स्मॉल m. ओके, नाउ यहाँ पे भी वैसे आएगा n इक्वल टू 2n p बाय l अंडर रूट mg बाय स्मॉल m. अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट कौन कौन है? लेंथ कांस्टेंट है, स्मॉल m कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है. चेंज कौन हो रहा है यहाँ पे? मास हो रहा है. सो ये फ्रीक्वेंसी एंड मास का रिलेशन आपको यहाँ पे, जस्ट 2 फॉर्मूला को आप एक दूसरे के साथ डिवाइड कर दीजिए, यू विल डायरेक्टली गेट दैट पर्टिकुलर रिलेशन. आपको वो रिलेशन मास का यहाँ पे मिल जाएगा. ओके, दिस इज द टास्क फॉर यू. आपको इसको सॉल्व करना है. इसका आंसर आना चाहिए 4 kg फाइनली. इट इज़ वेरी सिंपल. हाँ, मैं आपको बताता हूँ. यहाँ पे 2n/n आएगा. यहाँ पे 2n/n अगर मैंने किया तो ये आएगा अंडर रूट m1/m2. ओके, अब ये m1 कितना है? यहाँ पे p का वैल्यू भी आप इसके साथ कंसिडर कीजिए, मतलब आपको p एंड m यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा. अब देखिए p एंड m इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ये आएगा p2/p1. ओके, इस तरीके से आपको इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. नेक्स्ट वन, the equation of stationary wave. सर स्क्रीनशॉट करा
The equation of stationary wave along a stretched string is given by y equal to 5 sin pi x by 3 cos 4t pi t. Okay, where x and y are in centimeter and t is in second. The separation between two adjacent nodes is. अब देखिए डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड नोड या फिर एंटी नोड एंड एंटी नोड इट इज लैम्बडा बाय 2. तो मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है नोड एंड नोड के बीच का डिस्टेंस, ये रहता है लैम्बडा बाय 2. ओके, अब मुझे यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा लैम्बडा का. इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर कीजिए. साइन कॉस स्टेशनरी वेव का इक्वेशन है y इक्वल टू ए साइन. यहाँ पे फर्स्ट केस में उसने x मेंशन किया है. ओके, सो इट इज ए एक्स आएगा कॉस ओमेगा टी. ओके, अब देखिए k का वैल्यू जो है यहाँ पे k कितना रहता है k x. सो k इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा एंड यहाँ पे वो दिया है पाई बाय 3. ओके, सो उस हिसाब से ये आएगा 2 पाई बाय लैम्बडा इक्वल टू पाई बाय 3. पाई पाई कैंसिल, दिस लैम्बडा इक्वल टू 3 इंटू 2 इक्वल टू 6. सो लैम्बडा आ गया 6 डिवाइडेड बाय 2, so it is 3 सेंटीमीटर. ऑप्शन बी इज करेक्ट. यहाँ पे अगर ओमेगा के बारे में कुछ पूछा होगा तो ओमेगा का वैल्यू 40 है. ओमेगा इक्वल टू 40 पाई. ओमेगा इज 2 पाई n इक्वल टू 40 पाई. दिस पाई पाई विल गेट कैंसल, सो n इक्वल टू 20 हर्ट्ज आएगा. पर उसने कुछ पूछा नहीं है तो ये निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है. हमें यहाँ पे सिर्फ लैम्बडा निकालना पड़ेगा एंड लैम्बडा के रेफरेंस से हमें नोड एंड नोड के बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा. अब यहाँ पे अगर नोड एंड एंटी नोड पूछा तो इट इज़ लैम्बडा बाय 4. सो इट इज़ 6 बाय 4 मीन्स इट इज़ 3 बाय 2 मीन्स इट इज़ 1.5 सेंटीमीटर. पर ये भी पार्ट पूछा नहीं है. अब यहाँ पे भी देखिए इस क्वेश्चन में भी एक इक्वेशन दिया है और इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा. व्हाट इज सेइंग द इक्वेशन y इक्वल टू 0.15 sin 5x cos 300t डिस्क्राइब स्टेशनरी वेव. ये इक्वेशन स्टेशनरी वेव का है. वेवलेंथ मुझे निकालना है. सो y इक्वल टू a sin kx cos ओमेगा टी. ओके, अब देखिए इसको अगर हमने सॉल्व किया तो हमें लैम्बडा इस केस में हमें फाइंड आउट करना है. नाउ दिस k इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा एंड यहाँ पे k कितना दिया है 5 दिया है. अब देखिए यहाँ पे k दिया है 5. अब दोनों को कंपेयर करके बस सिंप्लीफाई कर दीजिए यहाँ पे. सो दिस लैम्बडा इक्वल टू 2 पाई बाय 5. सो इट इज 6.28 डिवाइडेड बाय 5. मतलब देखिए यहाँ पे 1 से मेरा छोटा आंसर आएगा ना, 0 पॉइंट कुछ तो मेरा आंसर आना चाहिए. और एक ही ऑप्शन है जो 0 से स्टार्ट हो रहा है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. डायरेक्टली आप ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं. द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव इज, वापस से स्टेशनरी वेव का इक्वेशन दिया है एंड ये टर्म सेंटीमीटर में दिया है. द सेपरेशन बिटवीन द कंजिक्यूटिव नोड्स इज, नोड एंड नोड का डिस्टेंस यहाँ पे निकालना है. अगेन इट इज लैम्बडा बाय 2 ना. नोड एंड नोड के बीच में जो डिस्टेंस रहता है वो लैम्बडा बाय 2 रहता है. तो इसको कंपेयर कीजिए. y इक्वल टू a cos kx
ओमेगा टी। अब देखिए लैम्बडा निकालना है तो k इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा रहता है, एंड यहाँ पे k का वैल्यू कितना है, पाई/20. Okay, now this pi will get cancelled, so this lambda equal to, इसको बस सिंप्लीफाई कर दो, 20 × 2 इट इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर. अब देखिए लैम्बडा आ गया 40 सेंटीमीटर, 40/2 इट इज 20 सेंटीमीटर. So option A is correct. Which of the following property makes difference between progressive and stationary wave? प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव को कौन सा प्रॉपर्टी यहाँ पे आइसोलेट करता है? एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी एंड फेज ऑफ द वेव. प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव में डिफरेंस क्या है? प्रोग्रेसिव वेव ऑलवेज मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. सो वहां पे एनर्जी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर होता है, एनर्जी ट्रांसफर होता है. बट स्टेशनरी वेव में क्या होता है? वेव इस दिशा में जाएगा एंड वापस रिफ्लेक्ट होके आएगा वही मीडियम में, मीडियम चेंज नहीं होगा, इस दिशा में जाएगा एंड वापस उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिटर्न आएगा. मतलब एनर्जी मीडियम से बाहर नहीं जा रहा है. ओके, मतलब प्रोग्रेसिव वेव में एनर्जी ट्रांसफर होता है, बट स्टेशनरी वेव में एनर्जी कंजर्व होता है. मतलब एम्पलीट्यूड से नहीं, फ्रीक्वेंसी से नहीं, फेज से नहीं, प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी से हम दोनों को आइसोलेट कर सकते. ऑप्शन सी इज करेक्ट. If amplitude of wave at distance r from a point source is a, वेव का एम्पलीट्यूड है a एंड डिस्टेंस है r. द एम्पलीट्यूड एट डिस्टेंस 2r, डिस्टेंस अगर 2r हो गया तो एम्पलीट्यूड कितना होगा? अगर डिस्टेंस हो गया ट्वाइस तो एम्पलीट्यूड कितना होगा? अब देखिए हमें जो रिलेशन पता है, एक्चुअली इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन में एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी ये कंसेप्ट हम डिटेल में देखने वाले हैं. और नाउ इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर रहता है, ये रिलेशन हमें पता है. इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, ये भी रिलेशन हमको पता है. इंटेंसिटी एंड ए का रिलेशन, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर. ओके, अब यहाँ पे आई होता है इंटेंसिटी, ए होता है एम्पलीट्यूड एंड आर होता है डिस्टेंस. अब देखिए अगर ये दोनों को, यहाँ पे जो रिलेशन पूछा है मुझे एम्पलीट्यूड एंड डिस्टेंस का पूछा है, पर एम्पलीट्यूड एंड डिस्टेंस के बीच में कोई रिलेशन हमें यहाँ पे अब तक पता नहीं था. ओके, तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r². इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r². ओके, अगर हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, एम्पलीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. वी गॉट दिस न्यू रिलेशन. अब देखिए मुझे यहाँ पे ए डैश निकालना है डिवाइडेड बाय ए. अब देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, ए के साथ कौन है? आर है, वो ऊपर जाएगा. ए डैश के साथ कौन है? देखिए ए डैश के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा. सो ए डैश के साथ 2r है, वो नीचे जाएगा. फिर ए डैश के साथ 2r है, नीचे जाएगा. ए के साथ r है, वो ऊपर जाएगा. आर आर कैंसल. सो ए डैश इक्वल टू a/2. एम्पलीट्यूड कैसे हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, a/2. ये थर्ड वाला रिलेशन हमें मिला है, ये याद रखिए.
एम्पलीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. Amplitude is inversely proportional to distance. Next question. If two waves of same frequency and same amplitude, दो waves है, दोनों की frequency same है, first wave second wave, दोनों की frequency same है and amplitude भी same है. On superposition produced a resultant disturbance of the same amplitude, the wave differ in phase by. दोनों का सुपरपोजिशन हो गया और जो वेव तैयार हुआ है उसका एम्पलीट्यूड भी इतना ही है. मतलब दिस A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A. पहले वेव का एम्पलीट्यूड जितना है उतना ही सेकंड वेव का है एंड उतना ही रिजल्टेंट वेव का है. सुपर इम्पोज करने के बाद जो वेव तैयार हुआ है उसका एम्पलीट्यूड भी उतना ही है. सब एम्पलीट्यूड कितने हैं? A ही है. ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी A है. अब देखिए मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है फेज. अब देखिए एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है दिस R इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ फाई. या फिर उसको हम अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 लिख सकते हैं. अब देखिए उसने क्या बोला है, रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड है R भी कितना है? A है. A1 कितना है? A1 भी A है, A2 भी A है. 2A1 A2 A ही आएंगे. सब एम्पलीट्यूड कितने हैं? A है. दिस A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आल्सो इक्वल टू A. सब एम्पलीट्यूड A है इनटू कॉस ऑफ फाई. अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है. सो हमें फाई निकालना है तो स्क्वायर बोथ द साइड्स. A स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर कॉस ऑफ फाई. ओके. अब देखिए यहाँ पे अगर इसको सिंप्लीफाई किया तो कॉस ऑफ फाई कितना आएगा? नाउ दिस A स्क्वायर and this A square will get cancelled. So can I write like this? 2A square cos of phi, 2A square cos of phi equal to minus A square. अगर मुझे phi निकालना है cos of phi equal to minus A square divided by 2A square. So it is minus 1 by 2. It is minus 1 by 2. अब देखिए यहाँ पे phi equal to cos inverse of minus 1 by 2. ओके. कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 1 बाई 2 कितना आएगा? कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 1 बाई 2 अगर आपने देखा तो वो आता है 120 डिग्री. एंड दिस 120 डिग्री इज नथिंग बट 2 पाई बाय 3. 120 डिग्री 2 पाई बाय 3. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट.